वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन क्यों है? क्योंकि इसमें अपन पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स के फंडे को समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पुराने समय से ही लोगों को बड़ा ही क्यूरियोसिटी थी कि यार हमारे अर्थ के बाहर क्या है, अर्थ के बाहर की दुनिया क्या है, यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। वो हमेशा लगे रहते थे कि उसको समझने की कोशिश करते थे कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी स्टडीज स्टार्ट हुई, बहुत सारा एनालिसिस स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर लगता था कि यूनिवर्स के बाहर की जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन को या हमको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती है। तो हमको अर्थ के बाहर की जो बॉडीज है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, उसके बारे में कुछ स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो धीरे 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 लोगों ने स्टडी करी, पढ़ा, जाना, समझा। पहले क्या हुआ, पहले लोग जियोसेंट्रिक मॉडल को समझते थे। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब लोग ये मानते थे कि अर्थ बीच में है, बाकी सारी प्लैनेट उसके आसपास घूमते हैं। मैं बहुत लंबी स्टोरी के बारे में नहीं आ रहा, नटशेल में खाली अपन बात करते हैं। तो पहले लोग समझते थे कि जियोसेंट्रिक मॉडल है, बीच में पृथ्वी है, आसपास प्लैनेट घूमते हैं। फिर निकोलस कॉपरनिकस आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में सन है और बाकी सारे प्लैनेट आसपास घूमते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 करके हमारे ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल स्टडीज स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे बड़ा आउटब्रेक कब मिला, जब न्यूटन्स ने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर बेसिकली नाम इसका ग्रेविटेशन है। ये यूनिवर्स के फंडे को, यूनिवर्स के लॉजिक्स को ओपन करने का काम करता है, यूनिवर्स के लॉजिक को समझने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी एप्पल वाली, एप्पल गिरा तो समझ में आया कि सारी चीजें नीचे खींच रही हैं, ग्रेविटेशन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। तो कुछ उससे रिलेटेड है। न्यूटन्स ने एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है कि ये पूरा यूनिवर्सली वैलिड है, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे, पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। तो ये लॉ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो न्यूटन ने समझाया कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी पार्टिकल है जिसमें, या कोई भी बॉडी है, या कोई भी मास है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने क्या बताया कि इस यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई भी मास है, कोई भी पार्टिकल है, तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने बोला कि हमारे पास दो बुक्स रखी हुई हैं, तो अगर उन दोनों बुक्स के पास मास है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही। मतलब अगर हमने बोला कि हमारे टेबल पे दो किताबें रखी हुई हैं, तो दो किताबें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, बट हमको वो अट्रैक्शन समझ में नहीं आता, कभी फील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे मास हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से पढ़ेंगे, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। अगर मैं उसके मास को इंटीग्रेट कर दूं, कितना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक को मैं एज इट छोड़ देता हूं और दूसरे बुक के मास को इंटीग्रेट करता जाता हूं, कितना इंटीग्रेट करता जाता हूं। लेट अस सपोज दैट मैंने उसको मास ऑफ अर्थ बना दिया। जब मैंने उसको मास ऑफ अर्थ बना दिया तो देख रहा हूं कि एक मेरे पास मास ऑफ अर्थ है और एक मेरे पास मास ऑफ बुक है। अब जैसे ही मास ऑफ बुक को फ्रीली छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, अर्थ की तरफ गिर जाएगी। तो हमारे अर्थ में जो हम ग्रेविटेशन को फील करते हैं, ये इसी कंसेप्ट पे काम करता है। एक बड़ा सा मास है नीचे हमारे, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, हमारी पृथ्वी बोलते हैं। वो क्या करती है, वो बाकी सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्यों अट्रैक्ट कर पा रही है? क्योंकि उसके पास मास है। तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, क्या इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट कर सकता हूं? मैंने बोला एक किताब रखी है, वो दूसरी किताब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो कितने न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, क्या मैं पता कर सकता हूं? हाँ, मैं पता कर सकता हूं। ये किसने बताया? ये आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही बताया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल है, अगर मेरे पास दो पार्टिकल है जिनमें दोनों में मास है, लेट अस सपोज दैट इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो न्यूटन्स क्या कहते हैं? न्यूटन्स कहते हैं कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल्स इफ दे हैव मास and the force of attraction is directly proportional to the product of the masses। जो force of attraction होगा इसका, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो किस पे डिपेंडेंट होगा? वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड होगा। मतलब मैं दोनों मास के को प्रोडक्ट कर दूं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या बोला न्यूटन ने? और ये भी बोला कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस में r ले लेता हूं,
तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जितना ज्यादा मास होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जा रहा है। और ये किस रेशियो में काम करता है, ये स्क्वायर के रेशियो में काम करता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि दो किताब है, दोनों किताब अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे को वो फोर्स समझ में नहीं आता। वो फोर्स क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका मासेस बहुत कम है, उनका मास बहुत कम है। वही मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और यही मास जब मैं अर्थ के और पहुंचा देता हूं तब मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने में देखने मिलता है, उसमें एक एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो कि आप लोग स्मॉल जी के बारे में पढ़ते हो। स्मॉल जी अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो अभी आगे अपन ये भी जानेंगे कि ये वैल्यू किस तरीके से आती है। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये भी अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही मिला हुआ है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मासेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, तो ये बात होती है। और ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब इसका जो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक बॉडी और दूसरी बॉडी को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है उसी तरफ काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो m1 मास है इस m2 मास को अपनी तरफ खींचेगा तो एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, और ये जो m1 मास है m2 क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इस तरह। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए मान लेता हूं कि इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 बोल देता हूं और इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 बोल देता हूं। ठीक, तो मैंने बोला कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं, F21 से दिखा सकता हूं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसी तरीके से मैंने बोला, अगर मैंने बोला इसके ऊपर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से लगने वाला फोर्स क्या बनेगा, मैं इसको बोलूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, तो अगर मैं न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात कर रहा हूं तो ये दोनों ही फोर्सेस बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसका बोल रहा हूं कि F12 इज इक्वल्स टू F21। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से समझूं तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है और एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। तो मेरे को देखने को मिलता है कि कहीं पे भी अगर दो मासेस हैं तो उसमें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए इसी वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी में एक बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई बार ये टॉपिक किताबों में नहीं होता है, सिर्फ हमको जानना है क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कहीं पे भी एक मास है उसके बगल में अगर कोई दूसरा मास रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, तो वो क्या करेगा, उस दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्या होगा जब एक से ज्यादा मासेस होते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि मैंने बोल दिया कि यहां पे मैंने एक बॉडी बोल दी, लेट अस सपोज इसका मास क्या है m1, इसके पास में दूसरा मास है, इसको मैंने क्या बोल दिया m2, इसके पास एक तीसरा मास है, मैंने क्या बोल दिया m3, इसके पास एक चौथा मास है, इसको क्या बोल दिया मैंने m4। अब मैं क्या देखूंगा कि इस m1 मास को m2 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से इस m1 मास को m3 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से m1 मास को m4 भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फिर बोल सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो अगर ऐसा केस होता है तो मेरा जो इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। मेरे को पता चल गया है कि मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, तो लेट अस सपोज दैट इसका इक्विवेलेंट फोर्स जो बन रहा है, लेट अस सपोज दैट वो F बनता है। क्या बनता है, F। तो मैं F को किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे को F को फाइंड आउट करना होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाकी के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना होगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, सारे फोर्सेस को आपस में जोड़ देना होगा। और सीधी सी बात है, फोर्स कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा, वेक्टरली ऐड कर देना होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3
ये हो जाएगा प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर दो से ज्यादा मासेस हैं और किसी एक मास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जरूरी नहीं कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लगाया या ग्रेविटेशनल फोर्स में ही लगाया है, कहीं पे भी एक वेक्टर क्वांटिटी से अगर हम डील कर रहे हैं और वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है तो उसका यही मतलब होगा कि मुझे सारी वेक्टर क्वांटिटी को आपस में ऐड कर देना है। ठीक, चलिए अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक रिलेशन आप लोगों को बताऊंगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th 8th 9th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास 11 के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये वैल्यू कहां से आती है, कैसे आती है, किस तरीके से आती है। ठीक, चलिए यहां पर मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट बताया था, यहां स्टेटमेंट बताया था मैंने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमको फॉर्मूला मिल जाता है कि इस फॉर्मूले से हमको ये पता चल जाता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितने न्यूटन के फोर्स के साथ खींच सकती है। कैसे खींचेगी, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो क्या होगा, जैसे ही मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा m1 m2 अपॉन का r²। हम फिजिक्स में जब भी किसी चीज का फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज उस फोर्स को बढ़ाने का काम कर रही है और कौन कौन सी क्वांटिटी उसको घटाने का काम कर रही है। तो सीधी सी बात है, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने का काम कर रहा है, और जो r का स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी का जो स्क्वायर है, वो क्या कर रहा है, फोर्स को घटाने का काम कर रहा है। ठीक, और जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमको क्या देना पड़ता है, हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, जिसको मैं कैपिटल G से दिखाता हूं, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैंने इक्वल टू लगाया तो क्या बन गया, m1 m2 अपॉन का r²। तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन का r²। मतलब सीधी सी बात तो ये है कि जब भी फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो m1 m2 ऊपर आएगा और r² नीचे आएगा। क्या कुछ दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं जो कि इस फोर्स को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा, तो वो जो फैक्टर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को मैं क्या बोल रहा हूं, इस जी को मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। चलिए इसकी यूनिट बना लेते हैं, इसकी यूनिट क्या बनेगी। चलो अगर मैं जी को यही छोड़ दूं, बाकी सबको उधर फेंक दूं, तो क्या होगा, फोर्स तो मेरा यहीं पे रखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, न्यूटन। अब ये क्या दिख रहा है, r², यूनिट वाइज क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे है, इधर जाके ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मीटर स्क्वायर। अब ये m1 m2 को मैं इधर ला दूं, ये ऊपर है, ऊपर से मुझे नीचे लाना होगा। m1 मतलब kg, m2 मतलब kg, मतलब kg स्क्वायर है। kg स्क्वायर में जो मैं नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, kg इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इनवर्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे पास एक परफेक्ट फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन का r², जिसमें कैपिटल G की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, चलिए अब मैंने बोला मेरे पास पृथ्वी है, बड़ा सा एक बॉडी मास है जिसको मैंने अर्थ बोल दिया। अर्थ के ऊपर मैंने एक पत्थर रख दिया और जैसे इस पत्थर को छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो पत्थर नीचे गिरेगा। नीचे गिर रहा मतलब क्या हुआ, वो मोशन में आ रहा है, पहले वो रेस्ट में, मोशन में आ रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो खुद ब खुद मोशन में नहीं आएगी, उसको मोशन में लाने वाला एक एजेंट चाहिए। वो एजेंट क्या है, वो एजेंट है फोर्स। मतलब उस मास के ऊपर फोर्स काम कर रहा है, और फोर्स काम कर रहा है मतलब क्या, उसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो मुझे उस एक्सेलरेशन को पता करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पता करते हैं अपन कि ये कैसे आएगा। ठीक, चलिए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम एक सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं। क्या सिनेरियो बोलते हैं, हमने बोला हम सबसे पहले अर्थ इमेजिन कर लेते हैं। ये मेरे पास पृथ्वी है, मैंने बोला ये अर्थ है मेरे पास। ठीक, अर्थ है तो अर्थ का मास लिख लेते हैं। अर्थ का मास हम कैपिटल M बोल देते हैं। ठीक, इस पृथ्वी से थोड़ी सी दूर पे मैं ऊपर पे जाता हूं और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टोन ले लिया है। इस स्टोन का मास क्या होगा, इस स्टोन का मास हो जाएगा स्मॉल m। ठीक, ठीक बात है। अब मैं बोला जैसे इस स्टोन को मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है।
जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और कंसीडर करके चलते हैं कि वो एक सा होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, उसको स्मॉल जी बोल देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं। बट इस चैप्टर में इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ोगे और ये समझ आएगा कि ये वैल्यू फ्लक्चुएट भी होती है, कम ज्यादा भी होती है। बट अभी हम यहाँ पे बात करें कि लेट अस सपोज दैट कि ये ए है, तो इस ए को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम पता करते हैं कि ये कैसे आता है। ठीक, चलिए तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर बोर्ड साफ कर लेते हैं अपन। चलिए तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को पता करता हूं। तो फोर्स कैसे पता करेंगे अपन, सबसे पहले क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, फिर मेरे पास क्या होगा M1 और M2। M1 में क्या है मेरे पास, M1 में है मेरे पास मास ऑफ अर्थ, और M2 में मेरे पास क्या है, मास ऑफ स्टोन, जो कि क्या है स्मॉल m, तो क्या हो गया स्मॉल m, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच का डिस्टेंस, तो अगर मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मेरा, ये मेरा रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और ये मेरा फिर यहां से ये हाइट होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी हम दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके सेंटर ऑफ मासेस से डील करते हैं। इस स्टोन का सेंटर ऑफ मास ये होगा, और इसका अर्थ का सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर होगा। ठीक, तो क्या होगा, टोटल क्या बन जाएगा मेरे पास, r प्लस h हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस बन जाएगा मेरे पास r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बात है, जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपका 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, बहुत बड़ा सा रेडियस है। और ये जो हमने स्टोन उठाया है, मैंने क्या किया, पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, हल्का सा, कितना, 1 मीटर 2 मीटर का। तो इतने बड़े रेडियस ऑफ अर्थ में इस स्मॉल एच की कोई वैल्यू नहीं है, स्मॉल एच की कोई वैल्यू नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये जो मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है ये h से बहुत ज्यादा है। अगर हम बहुत मानते तो हम h को क्या करते हैं, h को इग्नोर करते हैं या इसको 0 के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि h नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन का r स्क्वायर। सीधे सीधे मैं h को हटा के r स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक, एक बात समझ आ गई। चलो अभी हमने देखा है कि जो नीचे गिर रहा होता है, जो बॉडी नीचे गिर रही होती है, वो क्यों गिरती है, उसके वेट की वजह से। तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो एक्चुअली उसका खुद का वेट होता है। तो ये जिस फोर्स से नीचे गिर रही है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है इसका वेट। और वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट को कैलकुलेट करते हैं mg के बराबर। मतलब अभी तक अपन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ते आ रहे थे mg के बराबर, वो mg किसके बराबर है, वो mg इसके बराबर है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग नहीं है, एक ही, तो मतलब क्या, इस फोर्स के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, mg यूज कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं mg यूज करता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का r स्क्वायर। और सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन का r का होल स्क्वायर। और ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ये मेरे को क्या मिल गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g का क्या है, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन का r स्क्वायर। ठीक, चलिए अब जैसे ही इसमें आप ये बाकी सारी चीजों की वैल्यू पुट करोगे तो आप सॉल्व करोगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू एग्जैक्टली 9.8 के समथिंग क्लोज आती जाएगी। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, चलिए कैपिटल G के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैपिटल G की वैल्यू क्या लेनी है। कैपिटल G की वैल्यू लेनी है आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ये आपको लेना है। ठीक, उसके बाद मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आप थोड़ा बुक में देख लेना, जहां तक मेरे को याद है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी के आसपास का होता है। इसी तरीके से जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी आपका 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। तो किलो के लिए क्या करें, 10 की पावर 3 इंटू मीटर कर देते हैं। तो मैंने आपको मास ऑफ अर्थ बता दिया कि पूरे अर्थ का मास कितना है,
अर्थ का रेडियस कितना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जैसे ही इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हो और पुट करने के बाद सॉल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं अपन। बाय बाय, थैंक यू सो मच।